जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल का री एग्जाम आपका अप्रैल में होना प्रस्तावित है। उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर कवर कर रहे थे, तो 2 प्रैक्टिस सेट में आपको कवर करवा चुका हूँ। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 की यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने राज्य संबंधित जानकारी यानी कि इसके 40 क्वेश्चन यहाँ पर ले रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यशोवर्मन जो पौरव वंश का शासक था वह किस कटुई राजा का समकालीन था। देखो, जो यशोवर्मन किसका शासक था, पौरव वंश का शासक था। ठीक है, तो ये आपका किस कत्यूरी राजा के समकालीन था, आपका खरपर देव जो राजा था इसके समकालीन राजा कौन था, आपका पौरव शासक यशोवर्मन था। ठीक है, तो आपने ललित सूर्यदेव के बारे में आपको पता होगा, सबसे प्रतापी शासक जो आपका कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, ललित सूर्यदेव था। ठीक है, संस्थापक आपका कौन था, बसंत देव था, ये ध्यान रखना। ठीक है, द्वितीय परिवार का संस्थापक आपका निम्बरदेव था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। हवालबाग के युद्ध के संदर्भ संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो कथन एक दिया है, यह युद्ध गोरखपुर तथा मोहनचंद के बीच हुआ था। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। जो हवालबाग का युद्ध होता है किसके बीच में होता है, वो युद्ध होता है आपका गोरखपुर तथा मोहनचंद के बीच होता था। ठीक है, हुआ था। उसके बाद कथन 2 क्या कह रहा है, इस युद्ध के पश्चात पूरे उत्तराखंड में गोरखों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो दूसरा कथन आपका बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों है, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात पूरे उत्तराखंड में नहीं बल्कि जो कुमाऊं रीजन था वहां पर गोरखों ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, जबकि गढ़वाल पर जो अधिकार किया 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया था, गढ़वाल पर अधिकार किया था। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। केवल कथन एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गढ़ दे रखे हैं। अब आपको ये परीक्षा वाणी में जो गढ़ दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं। ठीक है, तो मिलान वाले जो भरपूर गढ़ है आपका, ये कहाँ पड़ता है, आपका जो भरपूर गढ़ है आपका टिहरी में पड़ता है, तो पहले का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो गुजुडू गढ़ आपको पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, तो पौड़ी गढ़वाल ऑप्शन 4 में लिखा गया है, दूसरे का 4 हो जाएगा। ठीक है, और गढ़तांगगढ़ आपका उत्तरकाशी में पड़ता है, तो इसका 1 हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका अंतिम गढ़ है उसका 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 लखनपुर गढ़ दिया होगा, 2 4 1 3। ठीक है, तो 2 4 1 3 आपका आंसर हो जाएगा। 2 4 1 3 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रमाशंकर कौशिक समिति का गठन यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव थे। पहला आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो अभी हाल ही में आपका वीडियो का जो पेपर हुआ था उसमें यहाँ पर रमाशंकर की जगह उमाशंकर लिख दिया गया था। ठीक है, इसके चक्कर में क्वेश्चन आपका गलत हो गया था। ठीक है, तो रमाशंकर कौशिक समिति का गठन यूपी के सीएम उस समय कौन थे, मुलायम सिंह यादव थे। यह आपका बिल्कुल ठीक है वहां पर। ठीक है, अब कब होती है, 1994 के आसपास ही होती है। उस समय यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव थे। ठीक है, उसके बाद फिर ढांढक आंदोलन का संबंध कृषकों से था, तो ये दूसरा भी आपका बिल्कुल ठीक है। उत्तरांचल प्रदेश सॉरी, ये आपका ढांढक आंदोलन का संबंध कृषकों से नहीं था बल्कि ये मजदूरों से था। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है, उत्तरांचल प्रदेश नामक किताब भगत सिंह कोश्यारी की है, याद रखना। ठीक है, तो उत्तरांचल जो आपका ये है, उत्तरांचल प्रदेश नामक किताब किसकी है, भगत सिंह कोश्यारी की है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जॉर्ज कमेटी का संबंध हरिद्वार से है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जॉर्ज कमेटी का संबंध हरिद्वार से नहीं बल्कि यूएस नगर से है। ठीक है, तो यानी कि आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त में से सत्य कथन छांटिए। तो पहला आपका सही है और आपका तीसरा सही है। ठीक है, तो 1 और 3 आपके सही है, बाकी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, 5 मतलब, खटीमा गोलीकांड में शहीद नहीं है, तो प्रताप सिंह खटीमा गोलीकांड में शहीद होते हैं, ये आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो सलीम अहमद है ये भी आपका होते हैं, भुवन सिंह ये भी यहाँ पर शहीद होते हैं। ठीक है, जो बलबीर सिंह नेगी थे ये आपका मशहूरी गोलीकांड जो होता है उसमें शहीद होते हैं। ठीक है,
ये खटीमा में नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, असत्य युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। एक तरफ आपको पत्रिकाएं दे रखी है, दूसरी तरफ इनके जो आपका ऑर्गेनाइजेटर अध्यक्ष जिसने करी थी उनका नाम यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। कर्मभूमि जो भैरव धूलिया, ये बिल्कुल ठीक है आपका। युगवाणी भगवती प्रसाद पानथरी इन्होंने दी थी, बिल्कुल ठीक है। समता आपका जयानंद भारती नहीं बल्कि, ठीक है। तो समता समता आपका कौन था, हरिप्रसाद टमटा। हरिप्रसाद टमटा समता जो पत्रिका थी किसने लॉन्च करी थी, वो लॉन्च की थी आपका हरिप्रसाद टमटा जी ने, ठीक है। गढ़वाली आपका गिरिजाधर नैथानी, बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर दीजिए, ठीक है। मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्र में विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं, क्या ये सही है? तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। व्यवहारिक दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्रों का विकास अपेक्षाकृत कठिन है, क्योंकि दोनों क्षेत्रों के विकास की मूल आवश्यकताएं मानव का विकास की समझ भिन्न है। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पहाड़ में उतना विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो जो कंडीशन मैदानों की है वो कंडीशन पहाड़ों की नहीं है, ठीक है। अगर हमें पहाड़ों में विकास करना है तो हमको उसके अलग तरीके की हमें आवश्यकताएं होती है, जो मैदानी के होते हैं उनसे भिन्न होते हैं, ठीक है। तो कारण भी आपका बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल स्पष्टीकरण भी आपका बिल्कुल ठीक है, व्याख्या भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। जो देववन है, देववन आपका क्या लघु हिमालय का है? बिल्कुल ठीक है। मशहूरी क्या आपका महान हिमालय का है? गलत हो जाएगा, ठीक है। जो मशहूरी पड़ता है आपका वो पड़ता है आपका लघु हिमालय में, ठीक है। तो आपका सुमेलित नहीं है पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शन पे देख लेते हैं, दूधा तोड़ी श्रृंखला आपका लघु हिमालय का है, बिल्कुल ठीक है। फूलों की घाटी आपका महान हिमालय का, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर कवर करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो पर्वत चोटियों की बात करते हैं और यहाँ पर इनकी ऊंचाई दी रखी है, ठीक है। तो हाथी पर्वत की जो ऊंचाई है, देखो इसको याद करने का ट्रिक आपको बताता हूँ, देखो हाथी से हाथ याद करना है, ठीक है। तो ऐसे कहोगे 6 7 2 7, ठीक है। 6 7 2 7 तो हाथ, 6 7 2 7 हाथ, 6 7 2 7 हाथ, ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा हाथी पर्वत, ठीक है। तो पहले का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। गंगोत्री पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6 6 7 2। तो गंगोत्री कितनी है? 6 6 7 2, इसका हो जाएगा 1, ठीक है। नंदाकोट की आपको नंदाकोट 6 8 6 1, इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। गंधमादन पर्वत की होते 6 9 8 4, इसका हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो सारे पर्वतों की ऊंचाई आपको याद करनी है, ठीक है। जो भी पर्वत 6000 से ऊपर जिसकी हाइट है वो सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आजकल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है। तो 2 1 4 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो आज आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, अगर आप लोग मेरी बात मानते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, तो आप लोगों को क्या करना है, जितनी भी परीक्षा वाणी में या फिर बीएस नेगी में जो हाइट देखी वो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। जो भी इस बात को मानेगा, मैं देख मतलब मुझे जो लगता है, मतलब मुझे लगता है शायद उसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं मैं लालच दे रहा हूँ, तो ये नहीं, क्या पता अगर आपकी एक मेरी बात मानने से क्या आपका अगर हो जाएगा तो बहुत खुशी मेरे को यहाँ पर होगी, ठीक है। तो आपका आंसर 2 1 4 3 यहाँ पर होगा। तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है देखते हैं, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है, नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर दीजिए, ठीक है। तो एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित मैंने क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर कवर करवा रखे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने खुद अपने हाथों से बना रखे, उत्तराखंड में 40 क्वेश्चन है, 40 के 40 क्वेश्चन मैंने खुद अपने हाथों से यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो कथन ए है यहाँ पर, हिमालयी क्षेत्र में अधिकतम भूकंप आते हैं, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। अब भूकंप आते क्यों है, देखो प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति से भूकंप आते हैं, ये आपका इसका कारण भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कथन और कारण में कभी भी दिक्कत होती है तो आप लोग क्योंकि बीच में शब्द लगा देना, ठीक है। हिमालयी क्षेत्र में अधिकतम भूकंप आते हैं क्योंकि प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति में भूकंप आते हैं, ये आपका बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हिमालय को देखो, हिमालय प्लेटों के बीच, दो प्लेटों का मिलन कहाँ पर होता है, हिमालय जो पर्वत बनता है वो दो प्लेटों के बीच में होता है, ठीक है। तो वहां पर जो प्लेटें हमेशा गतिशील होते रहते हैं आपस में, इसके चक्कर में हिमालय में भूस्खलन सॉरी भूकंप ज्यादा आता है।
इसके कारण हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए भी सही है, आर भी सही है, स्पष्टीकरण भी आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, अब ये दामिनी ऐप आपका 2021-22 वाला है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि पुराने क्वेश्चन जो यूके ट्रिपल एस है इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। दामिनी ऐप का संबंध किससे है, तो मौसम विभाग से दामिनी ऐप का संबंध है, ठीक है। अधिकतर इसमें दामिनी का मतलब विद्युत कर देते हैं, क्योंकि दामिनी किसका पर्यायवाची होता है, दामिनी विद्युत का पर्यायवाची होता है, तो इसके चक्कर में बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें विद्युत विभाग करते हैं, जबकि इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है मौसम विभाग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आज भले ही आपकी वीडियो ज्यादा लंबी बन जाए, लेकिन आज आपको आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। जैसे आप लोग अभी पेपर देने बैठे, तभी मैंने आपको 11 बजे आप पेपर आपको दे दिया था, ठीक है। जैसे आप लोग घर में बैठे हो, तो उस तरीके से आपको देना है कि आपको एग्जाम हॉल में आप बैठे हो और आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें, ठीक है। तो कथन 1 है, राज्य में नदियों की अधिकता के कारण सर्वाधिक आपदा बाढ़ से आती है। तो क्या ये सही है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, राज्य में नदियों की अधिकता तो है, लेकिन इसके कारण आपका बाढ़ आना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक जो आपदा आती है वो आती है आपके किससे, भूकंप से आती है, ठीक है। बाढ़ के जो हमारे पहाड़ में नदियां गधेरे बने होते हैं, तो बाढ़ आते हैं तो बाढ़ का पानी रुकता नहीं, वो बहता जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक आपदा जो आती है वो भूकंप से आते हैं, ना कि बाढ़ से, पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। वनाग्नि एक प्राकृतिक आपदा है, तो ये भी आपका बिल्कुल प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। अधिकतर बच्चे ये समझते हैं कि जो वनाग्नि तो इंसानों द्वारा लगाई गई एक आग है, तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसको प्राकृतिक नहीं मानते हैं। तो जबकि वनाग्नि आपका परीक्षावाणी में साफ साफ लिखा है कि वनाग्नि क्या है, प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। तो कथन एक गलत है, कारण सही है, कथन दो सही है, तो केवल कथन दो सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। ऊंचाई के आधार पर जलवायु विभाजन के अनुसार शीत शीतोष्ण जलवायु की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपका उष्ण आता है, तो उष्ण आपका 900 से आएगा, उसके 900 से 1800 मीटर तक। उसके बाद फिर आता है शीतोष्ण, ठीक है। तो शीतोष्ण आता है, वो आता है आपका 1800 से 3000 मीटर तक। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक होता है शीत शुष्क शीतोष्ण। शीत शुष्क जो होता है वो होता है आपका 2500 से 3500 मीटर, ठीक है। और एक होता है आपका शीतोष्ण होता है, जो आपका 3000 से 4200 होता है, ठीक है। तो अभी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों को पढ़े, ठीक है। तो पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ेंगे। आंख मिचौली माड़कों का एक प्रसिद्ध चित्र है। देखो ये आंख मिचौली चित्र भी पूछ रखा है। देखो जो आंख मिचौली चित्र है, जो माड़कों का नहीं बल्कि चैतू का है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके देखो, यहीं पे बताओ, ठीक है। अभी वीडियो देख रहे हो आप लोग, तो कमेंट करो। तो आंख मिचौली जो है आपका माड़को और चैतू का है, ठीक। तो माड़को का नहीं बल्कि किसका है, चैतू का है, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना, तो चैतू और माड़को किसके दरबार में आए थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये अभी अभी आप लोग कमेंट करके बताओ। आप वीडियो देख रहे हो तो बताओ, तुरंत कमेंट कर जाओ, कमेंट बॉक्स में जाओ। उसके बाद कथन 2 को पढ़ते तो पहला आपका गलत हो जाएगा। कथन 2 में है, विश्वार व गेरू की सहायता से रसोई घरों के दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें नाथ या फिर चुबुक चित्र कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो केवल कथन 2 सही है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। सूची वन मूर्ति दिया है, सूची दो स्थिति देव के कहाँ पर स्थित है करके इनको सम्मिलित करते हुए सही विकल्प चुनना है, ठीक है। देखो सूची वन में आपको मूर्ति दे रखी है, तो मूर्ति आपका शेष नयन की मूर्ति आपको कहाँ से मिली है, तो ये आपको बैजनाथ से मिली है, तो पहले का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। वामन मूर्ति कहाँ है आपकी, वामन मूर्ति काशीपुर से मिलेगी, तो आपको सभी को याद होना चाहिए, इसका 1 हो जाएगा। वज्रासन मूर्ति आपका कहाँ से मिली है, तो वज्रासन मूर्ति आपका केदारनाथ से मिली है, इसका 3 हो जाएगा। जबकि संहारक मूर्ति आपका लखा मंडल से मिली, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 15वीं का आंसर आपका 2 1 3 4 होने वाला है। तो 2 1 3 4 किस ऑप्शन में है देखते हैं। तो 2 1 3 4 ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उपदेशात्मक गीत कौन सा है, तो पट गीत जो होता है आपका उपदेशात्मक गीत होता है, जिसमें उपदेश दिए जाते हैं, ठीक है। तो किस गीत में आपको उपदेश दिए जाते हैं, तो पट गीत में आपको उपदेश दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे गीता के उपदेश नहीं होते, जब भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं, पट गीत में भी इसी तरीके से उपदेश टाइप के दिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको उपदेशात्मक गीत कहते हैं। उत्तराखंड के त्योहारों के संबंध में सत्य कथन पर विचार करें।
पहला है खतड़ुआ त्योहार अश्विन मास के संक्रांति को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अश्विन का मतलब होता है असोज, ठीक है। जब लोग असोज में आप लोग आपकी मम्मियाँ लोग घास काट के जब घर आती हैं तो आप लोग खतड़ुआ त्योहार जो बनाते हो, खतड़ुआ तैयार करते होंगे, तो ये केवल उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में ही लग बनता है, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में ये नहीं बनाया जाता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या दिया है, पहला आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा है कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में कलई त्योहार मनाया जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। सारा त्योहार गढ़वाल क्षेत्र में वैशाख माह में मनाया जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो 3 के 3 आपके बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से अश्वमेधिक युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखो मोड़ मेला क्या टिहरी में लगता है, बिल्कुल ठीक लगता है, टिहरी में लगता है, मछली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। टिमुंडिया मेला चमोली में लगता है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। जो टिमुंडिया मेला हो चमोली में लगता है। बौखलांग मेला उत्तरकाशी में लगता है, बिल्कुल ठीक है। और गेंदा कौतिक मेला आपका चमोली में लगता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ लगता है गेंदा कौतिक, आपका ये लगता है पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हमेल क्या है, देखो अब हमेल पक्षी है या परिधान है या बुग्याल आभूषण है, ठीक है। अब अधिकतर लोगों को लग रहा हो कि हमेल क्या है, पक्षी है, जबकि हमेल आपका पक्षी नहीं बल्कि हमेल क्या है आपका, हमेल एक आभूषण होता है जिसको गले में पहना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो मतलब सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है, उसके बाद फिर कहाँ है, फिर कहाँ, तो इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है हमेशा आपको कम से ज्यादा की ओर जाना होता है, ठीक है। तो देखो सबसे कम आपका जो नगरीय जनसंख्या है वो बागेश्वर में है, ठीक है। अब परसेंटेज आपको याद नहीं करना कितना परसेंट नगरीय है करके, बट आपको 4 पहले के याद होने चाहिए, टॉप 4 याद होने चाहिए और टॉप पीछे के 4 याद होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या आपका सबसे कम नगरीय जनसंख्या बागेश्वर में है, फिर आपका रुद्रप्रयाग में है, फिर आपका उत्तरकाशी में है और फिर आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित धर्मों में से सबसे कम लिंगानुपात किस धर्म का है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढ के बना रखा है आपके लिए। देखो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म में जो सबसे कम लिंगानुपात आपको किस में देखने को मिलेगा, बौद्ध धर्म में, ठीक है। लगभग 780 के आसपास, 790 एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, 700 के आसपास, ठीक है। और सबसे कम जो आपको ध्यान रखना, सबसे कम जनसंख्या उत्तराखंड में किसकी है, तो जैन के, ये क्वेश्चन बन चुका है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 को यहाँ पर कवर करते हैं, प्राचीन जगतदेव मंदिर का संबंध किस जनजाति से है। तो जगतदेव मंदिर का जो संबंध आपको देखा जाता है वो बोक्सा जनजाति से देखने को मिलता है, ठीक है। जो इनके कुल गुरु मानते हैं या फिर जो कौन थे आपके जगतदेव थे, ठीक है। ये खुद को जगतदेव के वंशज भी मानते हैं, कौन, बोक्सा जनजाति लोग, ठीक है। तो इनमें जगतदेव मंदिर काफी प्रचलित है। अगर आप मुझसे कोई बोक्सा लोग होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या मैं सच कह रहा हूँ या फिर झूठ कह रहा हूँ। निम्नलिखित कथनों को पढ़े, तो पढ़ते हैं कथनों को। कथन एक दिया है, बोक्सा जनजाति खुद को जनक का वंशज मानती है, तो पहला ही आपका गलत दिए है, ठीक है। क्योंकि बोक्सा जनजाति खुद को जनक वंशज नहीं बल्कि जौनसारी जनजाति खुद को जनक का वंशज मानती है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया है, लोहसर और सुरगेन बोक्सा जनजाति के प्रमुख त्योहार है, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। लोहसर और सुरगेन जो बोक्सा जनजाति के प्रमुख त्योहार नहीं बल्कि ये घोटिया के प्रमुख त्योहार होते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ना तो एक सही है ना तो बी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी दोनों कथन आपके असत्य है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो नीचे कोड की सहायता से उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला है कथन ए, टिहरी बांध का राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, बिल्कुल ठीक है। टिहरी बांध राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है, ठीक है। अब इसमें कथन भी सही है, कारण भी सही है। क्या कथन की सही व्याख्या कर रहा है,
बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। आपको बीच में क्योंकि लगाना है। टिहरी बांध राज्य का सबसे ऊंचा बांध है क्योंकि इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। जब इसकी ऊंचाई 260 मीटर ऊंची है तभी तो सबसे ऊंचा बांध है। अगर इसकी ऊंचाई कम से कम 125 130 के आसपास होती तो सबसे ऊंचा बांध ये नहीं होता है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्न में से कौन सी योजना बीपीएल परिवार को निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करने के हेतु प्रारंभ की गई है? तो आपका कुटीर ज्योति योजना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका 2022-23 के आसपास का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। उत्तराखंड बजट 2025-26 के संबंध में सत्य कथन छांटिए, ठीक है। तो बजट भी आपको ध्यान में रखना होगा। अभी हाल ही में उत्तराखंड का नया बजट भी आने वाला है, तो इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछेगा जहां तक हो। अगर पेपर, क्योंकि पेपर तो जहां तक वो बन गया है वो, तो इसलिए आपको पुराना बजट ही पढ़ के जाना होगा। तो अब बजट आने वाला उत्तराखंड का जल्दी आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। तो पहला कथन दिया है 2024-25 की तुलना में 2025-26 का जो बजट आया था 13.38% की इसमें वृद्धि हुई है। तो बिल्कुल ठीक है, पहला आपका सही है, ठीक है। जेंडर बजट में 16.66% की वृद्धि हुई है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है इसके अनुसार सर्वाधिक पैसा केंद्रीय अनुदान से आता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक पैसा राज्य के जो कर है उससे आता है, ठीक है। जब भी हम बजट की बात करते हैं सर्वाधिक पैसा राज्य के कर से संबंधित ये बजट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यूसीसी के क्रियान्वयन हेतु आपका 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो केवल आपका 3 गलत है, ठीक है। जहां पर 3 ऑप्शन होगा वो अपने आप ही कट हो जाएगा। देखो ये कट है, ये कट है, ये कट है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। बहुआयामी गरीबी वाले जिले में सर्वाधिक बहुआयामी वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला जिले में सबसे ज्यादा कौन आता है आपका, वो आता है हरिद्वार, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28 को कवर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये आपका नैनीताल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक तो कथन ए एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गई कोड की सहायता से उसका उत्तर दीजिए, ठीक है। कथन ए, उत्तराखंड अपनी मनी ऑर्डर व्यवस्था के लिए जाना जाता है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। यह अब मनी ऑर्डर के लिए क्यों, अब यह रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक का, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, द्योतक बोलता है, ठीक है। तो यानी कि आपका ये भी ठीक है और ये भी ठीक है और सही इसकी व्याख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर है, 2003 में ये पूछा गया प्रश्न है, जहां पर आयोग ने इसका आंसर सी मान रखा था, ठीक है। 2003 में यूके पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, 2003 के आसपास ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आयोग ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 को कवर करते हैं। मुख्यमंत्री घषारी कल्याण योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 2021 में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। इसमें मैंने जो करंट अफेयर लिया है वो लगभग 20-21 के आसपास का लिया है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं ना उत्तराखंड का, मैंने एक पैटर्न देखा तो हमेशा पुराना उस साल का करंट अफेयर पूछता ही नहीं, कम से कम 2-3 साल पुराना ही पूछता है। तो इसलिए मैंने 22-23 का करंट अफेयर आपके लिए यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो 31 को यहाँ पर कवर करते हैं। 31 है सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है। इस तरफ आपको नाम दिया है जैसे इनके उपनाम दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले महावीर त्यागी, तो महावीर त्यागी को कहते हैं देहरादून का सुल्तान, तो पहले का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। श्रीधर किमोठी इनको आजाद के नाम से समझा जाता है, इसका 2 हो जाएगा। सोबन सिंह जीना को राय बहादुर की उपाधि दी जाती है, तो इनका हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका कौन सा है, उसके बाद फिर यहाँ पर जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है उनको कहा जाता है गढ़ केसरी, यहाँ पर लिखा होगा, अभी आपको दिखाऊंगा मैं, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3, 2, 4, 1 आपका आंसर होने वाला है, देखो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो 3, 2, 4, 1 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन भी परसों करंट अफेयर में कवर करवा दिया, तो पद्म भूषण किसको मिला है करके, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैंने किसको आपको बताया। जो पिछला मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कवर करवाया था तो वहां पर मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। तो अभी आप लोग को बताना है, तुरंत बताओ, याद है तो
देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बछेंद्री पाल को, ठीक है। बछेंद्री पाल को पद्म भूषण मिला है, बिल्कुल ठीक है। रस्किन बॉन्ड उत्तराखंड के हैं, उनको भी मिला है। विपिन रावत को क्या मिला है? विपिन रावत को पद्म भूषण नहीं मिला है, इनको पद्म विभूषण मिले हैं, ठीक है। जब 2022 में इनकी मौत हुई थी उस समय 2022 में मरणोपरांत आपको विपिन रावत को क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत को भी आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, यूसीपी हल्दी ये आपका ठीक है। यूशर्क आपका देहरादून में है, ये भी ठीक है। यूसेक देहरादून ये भी ठीक है। यूकास्ट भी आपका देहरादून में होगा, यहाँ पे मसूरी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को इनकी फुल फॉर्म याद है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज में कर सकते हैं कि सर इनकी फुल फॉर्म दीजिए है करके, ठीक है। अगर याद नहीं है तो आप लोग गूगल से सर्च करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। रानी की छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो रानी की छावनी की स्थापना 1869 में होती है, तो 1869 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। एक तरफ आपको खिलाड़ी दिए हैं, एक तरफ आपको इनके खेल दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रताप सिंह पटवाल, तो प्रताप सिंह पटवाल का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से, तो पहले का पहला हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे है जगजीत सिंह, जगजीत सिंह का संबंध किससे? तो इनका संबंध भारोत्तोलन से, तो इनका हो जाएगा 2। तीसरा है तारा रावत, इनका संबंध क्रिकेट से, इनका 3 हो जाएगा। और तेजस तिवारी का संबंध किससे हो जाएगा? आपका शतरंज से, ठीक है। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में है। 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हाल ही में हुई, देहरादून में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी है? तो ये आपकी कौन है? पौड़ी गढ़वाल है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो पहली जो अध्यक्ष थी वो थी आपकी कौन? संतोष चौहान, ठीक है। जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कुसुम कंडवाल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सूचना आयुक्त कौन है? अभी आपका राधा रतूड़ी सूचना आयुक्त है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 है। नंदा राजा यात्रा के संबंध में सत्य कथन छांटिए, ठीक है। कथन 1, बेदे से थोड़ा दूर निराली धार है जहां पत्थरों का एक गोल घेरा बना हुआ है, जिसे पात्र नचोड़िया कहा जाता है। पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कथन 2, इस यात्रा का अंतिम पड़ाव हेमकुंड है, यह स्थान त्रिशूली पर्वत की तलहटी पर स्थित है, ठीक है। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव हेमकुंड नहीं बल्कि होमकुंड है, ठीक है। जबकि इसके पड़ाव में हेमकुंड भी आता है लेकिन अंतिम पड़ाव नहीं है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, केवल कथन 1 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 है। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और पेयजल आपूर्ति की प्रबंधन के लिए किस नई योजना की घोषणा की गई है? तो हाल ही में का क्वेश्चन 2025 का, ये जल सखी योजना आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से बात करते हैं रीजनिंग का, ठीक है। तो रीजनिंग को सॉल्व कराने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है मैं रीजनिंग क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं ले रहा हूँ, हल्के फुल्के ले रहे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है मैंने, जो उत्तराखंड में जो पुलिस का पेपर आया था तो उसके लेवल, उसके टक्कर के क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ आसान भी होंगे, कुछ टफ भी होंगे। तो रीजनिंग को आप लोग, मैं समझता हूँ कि आप लोग खुद कर सकते हैं, तो इसलिए मैं रीजनिंग को आपके भरोसे छोड़ता हूँ, केवल मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। कथन है, सभी पुलिसकर्मी बहादुर है, कुछ बहादुर लोग ईमानदार हैं, ठीक है। और निष्कर्ष क्या है इसका? कुछ पुलिसकर्मी ईमानदार हैं और सभी ईमानदार लोग बहादुर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के ट्रिक अगर कभी मेरे को टाइम लगेगा तो अवश्य मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो इसका आंसर है आपका, न तो आपका निष्कर्ष 1 सही है, न ही निष्कर्ष 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 को कवर करते हैं, तो 42 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी नाना इसका करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। कहीं पर अगर टाइपिंग मिस्टेक होगी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। 43 तो आसान क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है।
देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, ठीक है। सभी, देखो कथन, सभी बसें कार हैं, कुछ कारें ट्रेन है, निष्कर्ष कुछ बसें ट्रेन है, क्या कुछ बसें ट्रेन हो सकती है, या फिर कुछ बस ट्रेन नहीं है। तो देखो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखो यदि या तो आपका एक अनुसरण करता है या फिर आपका दो अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में पुलिस को QPMGDF लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कांस्टेबल को लिखा जाएगा। तो अब लोग देखना, पी को क्यू लिखा है, ओ को पी लिखा, एक एक आगे लिखा है, तो सी को डी लिखेगा, ओ को आपका बी लिखेगा, उसके बाद एन को आपका, इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। देखो 5 और 11 के बीच में 6 का गैप है, तो किस तरीके से यहाँ पर दिया है, 11 और 23 के बीच में 12 का गैप है, ये 24 का होगा, ये 48 का, फिर आगे जोड़ेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा वो बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 191 आपका करेक्ट बन जाएगा 46 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 47 है। रोहन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वो फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो अब मोहन अब अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके से ट्रायंगल वाले बनने आ रहे हैं, ठीक है। ये तो आसानी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इस तरीके से ट्रायंगल बनेंगे, फिर आपको 5 पता होना चाहिए, 6 पता होना चाहिए, और फिर इसको निकालने के लिए आपको दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है, अगर आप लोगों ने क्लास 7th 8th मैथ से पढ़े तो वहां से आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी, उस थ्योरम से यहाँ से ये निकल देगा, उसके बाद फिर आपको इस डिस्टेंस को बताना होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों को ये दिया है वो ऑप्शन नंबर सी दिया है, तो सी पश्चिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 है। एक दीवार घड़ी 4:40 का समय दिखा रही है, तो घड़ी के दोनों सुइयों घंटे और मिनट के बीच का आंतरिक कोण इंटरनल एंगल कितने डिग्री का होगा, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। चलो कमेंट का आंसर तो बता ही देता हूँ, किस तरीके से होगा करके आप लोग बताना, ठीक है। तो सॉल्व करना आप लोगों को, बाकी आपको 11/6 इस तरीके का आपका क्वेश्चन पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसका जो आंसर बन रहा है आपका 48 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है, 100 डिग्री ये बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 49 है। एक प्रतियोगिता में 5 छात्र भाग लेते हैं, यदि प्रत्येक छात्र एक दूसरे से ठीक एक बार हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा। तो आपको कैसे याद करना, फैक्टोरियल 5 करके, फिर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4, इस तरीके से आपको ये होता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। एक जंगल में कुछ तोते हैं और कुछ बाघ हैं, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 35 है और उनके पैरों की संख्या कुल 110 है तो जंगल में कुल कितने बाघ है। तो ये आपको इसका करेक्ट आंसर आपको बता दिया जाता है, तो ऑप्शन 20 इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से आपका सामान्य अध्ययन आ जाता है, ठीक है। सामान्य अध्ययन को कवर करते हैं, तो पहला यहाँ पर दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है, धौलावीरा जल प्रबंधन के लिए अद्वितीय जलाशयों के प्रमाण मिले हैं, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, राखी गढ़ी वर्तमान में भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल माना जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो एक और तो दोनों के दोनों आपके ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। ऋग्वैदिक काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इस काल में समाज पितृसत्तात्मक था, बिल्कुल ठीक है, आपका पहला सही है। दूसरा है, अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया जाता था, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। इस काल में निष्क का प्रयोग केवल सिक्कों के रूप में होता था। जहां पर केवल शब्द आ जाए ना, मतलब आपका 99% चांस है कि ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। केवल सिक्कों के लिए नहीं बल्कि ये आभूषणों के लिए भी प्रयोग होता था, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। विदुषी महिलाओं जैसे लोपामुद्रा और कोसा का उल्लेख मिलता है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है। मध्यकालीन भारत में इक्ता प्रणाली का संस्थागत रूप से किसने शुरू किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले इक्ता प्रणाली शुरुआत किसने की थी, ये की थी आपका इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से लागू किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन इसकी जो शुरुआत करता है वो इल्तुतमिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया और नहरों का निर्माण करवाया था। तो वो था आपका कौन, देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित पील कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? रियासतों का विलय की जांच करना, क्या ये था? तो ये आपका नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल नहीं था। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार, ये भी नहीं था। सेना का पुनर्गठन करना, हाँ बिल्कुल, सेना का पुनर्गठन करना, और ये भी ध्यान रखना है कि भारतीयों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात, ठीक है, उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को कम करो और यूरोपीय सैनिकों को बढ़ाओ, ठीक है, ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। 56 की यहाँ पर बात करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन कब होता है आपका? ये होता है 1917 में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 1919 में होता है। उसके बाद फिर आपका खेड़ा सत्याग्रह, ये आपका 1918 में होता है। रॉलेट एक्ट भी आपका 1918 में होता है, ठीक है। देखो, पहले रॉलेट एक्ट आता है 1919 में होता था, ठीक है। तो पहले रॉलेट एक्ट आएगा, उसके बाद ही आपका क्या होता है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आएगा चंपारण 1 में आएगा, उसके बाद फिर नंबर 3 खेड़ा सत्याग्रह आएगा, फिर आपका आएगा 4, और फिर आपका अंतिम रूप से आएगा कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1 3 4 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है। आज पेपर थोड़ा इजी बन गया शायद, मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा घुमाकर प्रश्न बनेंगे, ठीक है। हिमालय की भू आकृतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी कि एमसीटी लघु लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करता है, तो पहले ही आपका गलत हो जाएगा। जो मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट होता है, एमसीटी होता है, वो आपका लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है, तो पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, हिमालय की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर घटती जाती है जबकि ऊंचाई बढ़ती जाती है, ठीक है। देखो, जो आपने हिमालय देखा तो लद्दाख वद्दाख साइड आपको ज्यादा देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पूरब की ओर जाते हो तो इसकी ऊंचाई जो चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है, घटती जाती है, जबकि ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। चौड़ाई कम होती जाएगी, जबकि आप आगे को बढ़ोगे तो वहां से आप नेपाल में जाओगे तो सबसे हाईएस्ट पर्वत आपको तो बढ़ती जाती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, तो केवल 2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। भारत की मृदा या सॉइल का संबंध निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो मिट्टी के बारे में आपको बताना है तो बताते हैं आपका, देखो, पहला है आपका मिट्टी का जो प्रकार है, क्या मिट्टी का प्रकार प्रचुर, मृदा का प्रकार प्रचुरता, तो पहला आपका ये गलत हो जाएगा। मिट्टी का प्रकार और प्रचुरता, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। काली मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपस्थिति होती है, ये बिल्कुल ठीक है। लैटराइट मिट्टी में लोहा और एल्यूमीनियम होता है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा सम्मिलित है आपका? 2 और 3 आपका सम्मिलित होंगे, ठीक है। 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है। अल नीनो के भारतीय मानसून पर प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके कारण भारत में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की स्थिति बनती है, क्या ये सही है? तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, यह प्रशांत महासागर में ठंड जलधारा को उभार कारण है, ये ठंड जलधारा नहीं होती, ये भी गलत है। उसके बाद इसके प्रभाव से दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हो जाता है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। अल नीनो को भारतीय कृषि पर हमेशा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नहीं होता है, ठीक है। इसका नकारात्मक होता है, बल्कि एक होता है ला नीनो, ठीक है। ला नीनो का आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि अल नीनो का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित जलप्रपात के संबंधित नदियों के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। जोग जलप्रपात आपको शरावती नदी पर कर्नाटक में देखने को मिलेगा, तो पहले का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शिव समुद्रम आपका इस तरीके से लिखा है, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो जोग जलप्रपात आपका शरावती में है, तो पहले का हो जाएगा 2, ठीक है। शिव समुद्रम आपका कावेरी पर हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा 1। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। और फिर दूध सागर आपका मांडवी जो गोवा में है आपका, इसका हो जाएगा 3, ठीक है। जोग जलप्रपात आपका कहाँ पड़ेगा आपका? ये कर्नाटक में पड़ता है। शिव समुद्रम आपका ये आपका केरल में पड़ेगा आपका, केरल में या आंध्र प्रदेश में शायद, ध्यान रखना, एक बार कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, केरल में है शायद या फिर तमिलनाडु में।
धुआंधार आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा, दूध सागर आपका गोवा में हो जाएगा। ठीक है, 2 1 4 3 आपका ऑप्शन हो जाएगा, 2 1 4 3 ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, यहाँ की नदियां मुख्य रूप से अध्यारोपित अफवाह तंत्र का उदाहरण पेश करती है, बिल्कुल ठीक है दूसरा भी। तीसरे की बात करते हैं आपका, इस पठार की सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, बिल्कुल ठीक। आप लोगों ने देखा होगा पठार के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर इसकी ढाल जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियां इस पठार के ढाल का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियां कहाँ गिरती हैं आपकी, तो ये गिरती है आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, ना कि ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 62 को यहाँ पर कवर करते हैं। कथन ए और कारण आर को पढ़कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो कथन ए दिया है, भारत के पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में अधिक जैव विविधता पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। पश्चिमी घाट में आपका अधिक जैव विविधता पाई जाती है, आपका बिल्कुल ठीक है। कारण दिया है, पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं और एक सतत पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि कथन भी सही है आपका, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो प्रस्तावना को अभी तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। अभी तक सब प्रस्तावना को केवल एक ही बार यहाँ पर संशोधन किया गया है। ठीक है, दूसरा है आपका, बेरुबावरी यूनियन मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, बेरुबारी मामले में नहीं बल्कि किस मामले में हुआ था आपको कमेंट करके बताना, बहुत आसान सवाल है तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है किस मामले में हुआ था, तो केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है, समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड स्वतंत्रता के पश्चात यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्रता से पहले जो बना था यूसीसी लागू करने वाला गोवा था, स्वतंत्रता के बाद वो कौन बन गया है आपका, उत्तराखंड बन गया। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख राज्य के डीपीएसपी के तहत किया गया है, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को कवर करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच संबंध कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, मौलिक अधिकार गैर न्यायोचित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार न्यायोचित होते हैं ना कि गैर न्यायोचित। ठीक है, दूसरा है, डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से लागू करवाया जा सकता है, ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, डीपीएसपी के माध्यम आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा है, मिनर्वा मिल मामले में 1980 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों के बीच संतुलन को संविधान का मूल ढांचा बताया था, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपका मौलिक अधिकारों पर डीपीएसपी को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, गलत हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, बल्कि डीपीएसपी को नहीं दी जाती है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 को कवर करते हैं, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, गलत है, सॉरी। तो इसमें संसद के दोनों सदनों को मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, तो पहला ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो वहां पर संसद के मनोनीत सदस्य कभी भी भाग नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, बिल्कुल ठीक है। संसद के दोनों जो सदन होते हैं उनके जो आपका निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, तो और ये आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, और ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, ए और आर को पढ़कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का एक प्रावधान है, ठीक है, भारत में एकल नागरिकता होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका है,
भारतीय संविधान ने संघीय ढांचा होने के बावजूद राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए एकल नागरिकता को अपनाया गया है। तो कारण भी आपका क्या है? कारण भी आपका बिल्कुल ही ठीक है। ठीक है, तो यानी कि आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68 है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो संवैधानिक प्रावधान दे रखे हैं, एक तरफ आपको यहाँ पे स्रोत दे रखे कहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपका रसिया से लिए गए हैं, यूएसएसआर से। तो पहले का हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होता है, तो ये लिया गया है आपका किससे? ब्रिटेन से। ठीक है, नहीं सॉरी, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो पहले का आपका 2 हो जाएगा, दूसरे का 1 हो जाएगा, तीसरे का आपका 4 हो जाएगा, उसका 3। तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन गलत हो रखा है, तो 2 1 4 3 आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है। तरलता जाल की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वह स्थिति है जब ब्याज दरें बहुत कम होती हैं और लोग नकद पैसा अपने पास रखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो क्या पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, इस स्थिति में मौद्रिक नीति पूरी तरह से प्रभावी होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में मौद्रिक जो नीति होती है वो प्रभावी नहीं बल्कि अप्रभावी होती है। तो केवल एक आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है। तो 70 को यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है? ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे हम इसमें। देखो, पहला है CRR, नकद आरक्षित अनुपात का वृद्धि करना, पहला बिल्कुल होता है। दूसरा होता है संवैधानिक तरलता अनुपात, सरल SLR का काम करना, ये गलत है, ये नहीं होता है। सरकारी प्रतिभूति यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बिक्री करना, ये भी होता है। ठीक है, तो यानी कि 1 और 3 होगा, तो 1 और 3 ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है। विभिन्न वस्तुओं के संबंध में सत्य कथन, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो 71 को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इन वस्तुओं को वस्तु की कीमत बढ़ने, इनकी मांग कम हो जाती है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72 है। भुगतान संतुलन के चालू खाते में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, तो भुगतान संतुलन में चालू खाते में किसे शामिल नहीं किया जाता है? वस्तु के आयात और निर्यात को। तो ये आपका किया जाता है, तो ये नहीं होगा। ये किया जाता है, तो नहीं किया जाता पूछ रहा है, तो ये तो नहीं होगा ये। उसके बाद सेवाओं का व्यापार, तो ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, सेवाओं का व्यापार भी नहीं होता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ये सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है। फ्लिप्स वक्र निम्नलिखित में से किन दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो फ्लिप्स वक्र किन दोनों के बीच में? तो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच संबंध दिखाता है, कौन आपका? फ्लिप्स वक्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 74 को कवर करते हैं। यहाँ पर लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करते हैं। यह सूचकांक WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला ही आपका ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो ये WEF के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए सवाल छोड़ देता हूँ। ठीक है, भारत ने अपने गति शक्ति योजना और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के कारण अपने रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में 4 अंकों का अधिक सुधार किया है। हाँ, ये आपका बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75 को यहाँ पर कवर करते हैं। नवंबर 2025 में चर्चा में रही ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? ठीक है, तो कौन सा है आपको सत्य बताना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को दूर करना और आरोग्य मैत्री को पहल बढ़ावा देना था। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 76 को यहाँ पर कवर करते हैं।
तो अक्टूबर 2025 में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। तो इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी डेविड बेकर और जॉन जम्पर को यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 77 को कवर करते हैं। कथन ए तथा कारण आर यहाँ पर पढ़कर उत्तर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो कथन ए दिया है, अक्टूबर 2025 में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डेमसोंग और डेमचोक क्षेत्रों में सैन्य विघटन की प्रक्रिया पूरी हुई है। ठीक है, तो 77 का ए तो बिल्कुल ठीक है। दोनों देशों के बीच ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता में गश्त अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक सहमति बनी थी। ये भी ठीक है, और दोनों के आपस में व्याख्या भी आपका बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है। 78 है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, यह एक विद्युत खात बही खाता है जिसमें डेटा का नेटवर्क के सभी प्रतिभागियों के बीच साझा किया जाता है। दूसरा, पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, ब्लॉकचेन में एक बार दर्ज किया गया डेटा बदला नहीं जा सकता है, जो इसे अत्यधिक सुरक्षा प्रदान है। ठीक है, आजकल हम नेट तरीके से क्वेश्चन आपको बनने के लिए आएंगे। ठीक है, तो यानी कि आपका दोनों के दोनों सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 79 को है, वेब 3.0 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी सबसे सटीक व्याख्या करता है? ठीक है, तो 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यह एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट की अवधारणा है जहां उपयोगकर्ता के पास अपना डेटा का स्वामित्व होता है और यह एआई पर आधारित है। बी आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, यहाँ पर 80 को कवर करते हैं। अंतिम क्वेश्चन आज का रहने वाला है, उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आपका एंड टू एंड संचार सुनिश्चित करना और डेटा को छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरा आपको क्या कवर करवा दिया है, जीके कवर करवा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी है यहाँ पर, वर्ण विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हो वर्ण को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है, हो को क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ण कहा जाता है। ठीक है, सभी पंचमाक्षर अनुनासिक होते हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। तो पहले का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, तो इसकी बात करते हैं, संधि के नियमों के आधार पर अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। अनु प्लस आई अनुनय बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा आपका पित्र प्लस आदेश पित्रादेश, उपरी प्लस युक्ति, ये हो जाएगा नदी प्लस अर्पण नद्यार्पण होगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है नद्यार्पण, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83 है, किस विकल्प में अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है? जहां पर एक प्रत्येक ऐसे शब्द लगते हैं वहां पर अव्ययी भाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस में लगा हुआ है आपका? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, तो बी में आपका आमरण जो शब्द है, यहाँ पर आपको कौन सा लगा है? प्रत्येक अव्ययी भाव समास लगा है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 है, शब्द युग्म के अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो देखते हैं, तरणी मतलब तरणी, सूर्य नाव, अंश अंश, हिस्सा कंधा, अवधि अवधि, एक भाषा है और समय सीमा है। देखो, तरणी सूर्य को बोल जाते हैं, जबकि तरणी नाव को बोलते हैं। क्या ये सही है या गलत है, इसकी बात करने वाले हैं। तो आपसे पूछ रहा बिल्कुल सही है। जो तरणी है, छोटी मात्रा जब लगती है इसको सूर्य बोलते हैं, और जब इसी तरणी में बड़ी मात्रा लगती है तो इसको नाव बोलते हैं। तो पहला बिल्कुल ठीक है। जो अंश होता है ये उल्टा लिखा गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। अवधि और अवधि, अवधि एक भाषा है, बिल्कुल ये भी उल्टा लिखा गया है। और कुल और कुल, ये कुल मतलब आपका ये भी गलत लिखा गया है। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 85 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों का समूह पहचानिए। तत्सम मतलब जो संस्कृत से आए शब्दों को हम क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। चाहे अग्नि हो, कर्पूर हो, उष्ट, सभी के सभी आपको क्या हो जाएंगे? तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, क्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया नाम धातु कहलाती है। क्या ये सही है? तो पहला आपका सही, कौन सा क्या पूछ रहा है आपसे? सही
कौन सत्य है, ठीक है। तो ये पहला ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करता है तो दूसरी क्रिया क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो ये आपका नाम धातु क्रिया नहीं बोला, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। हथियाना एक प्रणनात्मक क्रिया है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। हथियाना प्रणनात्मक क्रिया नहीं है, ठीक है। वह पुस्तक पढ़ता है में अकर्मक क्रिया है, तो वह पुस्तक पढ़ता एक सकर्मक क्रिया है, ना कि अकर्मक क्रिया, ठीक है। लिखा नहीं जाता भाववाच्य का उदाहरण है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह बहुत चतुर बालक है। तो विशेषण के हिसाब से हमें अशुद्ध बताना है, ठीक है। तो 87 का जो करेक्ट होगा वह बहुत चतुर बालक है, ये तो ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि मतलब अशुद्ध शब्द, ठीक है। यह सबसे सुंदरतम चित्र है, ठीक है। सबसे क्यों लगेगा? सुंदरतम लगा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग अभाव के अर्थ में नहीं हुआ है, ठीक है। अधर्म, ये आपका ठीक है, अधर्म में लगा हुआ है। उसके बाद अचेत, अचेत चेत लगा है, ठीक है। अनुज में नहीं लगा है, ठीक है। अनंत का अन प्लस अंत होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ये भी सही है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 89 को कवर करते हैं। वाक्य के उद्देश्य, सब्जेक्ट और विधेय प्रेडिकेट के संदर्भ में सही मिलान क्या है? तो इसकी बात करते हैं हम यहाँ पर। देखो, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह विधेय है, तो ये गलत हो जाएगा। जिसके बारे में कहते हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उद्देश्य होता है, ये गलत हो जाएगा, उसको विधेय बोलते हैं। वाक्य कर्ता उद्देश्य कहलाता है, शेष भाग विधेय, ये आपका बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 90s को कवर करते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा आपका? खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ठीक है। खरगोश को काट कर नहीं आएगा, ठीक। खरगोश के लिए गाजर काट कर खिलाओ ऐसा हो सकता है, लेकिन खरगोश को काट कर नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ ऐसा भी बन सकता है, लेकिन ये आपको खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही लिखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 91 है। मुहावरा और लोकोक्ति के सूक्ष्म अंतर पर विचार करते हुए सही उत्तर चुनिए। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य है। पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया है, मुहावरा का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है, ये भी ठीक है। तो एक और तो दोनों के दोनों ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 92 है। किस विकल्प में सभी बादल के पर्यायवाची है, ठीक है। जो बादल के जो पर्यायवाची है, जैसे वारद, अम्बुद, पयोधर, क्या ये सही है? अर्क, दिनकर, भानु, ये ठीक है। चंचला, सौदामिनी, बिजली, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है। विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प कौन सा है, ठीक है। योजक चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व समास में होता है, ठीक है, पहला आपका बिल्कुल करेक्ट है। और पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य में भी किया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो दूसरा ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, बाकी दोनों ठीक है। उसके बाद 94 पे यहाँ पर कवर करते हैं। निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र में संबंधित नृत्य गीत कौन था? देखो, राशो गढ़वाल में लगता है, हारुल भी आपका जो होता है गढ़वाल में लगता है, छपेली जो आपका कुमाऊं का है, बाकी छोटी भी आपका गढ़वाल का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 को कवर करते हैं। उत्तराखंड लोक भाषा व बोली अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 2016 में होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 96 को कवर करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखो, पछाई आपका अल्मोड़ा में बोले जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, पहला आपका पछाई अल्मोड़ा ठीक है। उसके बाद भावरी चंपावत, ये भी ठीक है। कुमैया आपका नैनीताल में, ये भी ठीक है। और आपका जो शिराली है पिथौरागढ़ में, ये भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो एक का एक हो जाएगा, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, और ये मच कुमैया होगा, ठीक है। ये कुमैया नहीं होगा, मच कुमैया यहाँ पे होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो मच कुमैया नैनीताल, तो एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार होगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 97 है। हिलांसी नामक रचना किसकी है? तो ये आपका भगवती प्रसाद पांत्री के, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 98 पे यहाँ पर कवर करते हैं। उत्तराखंड दर्पण समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये आपका उधम सिंह नगर से प्रकाशित होता था, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 99 है।
चामा शब्द भूते जनजाति से संबंध है, इसका अर्थ होता है, तो बेटी इसका अर्थ होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, अब इसको यहाँ पर देखते हैं। लगड़ा बखत लगन, लगड़ा बखत हगड़ होगा, ठीक है, ये गलत हो गया लगड़, लगड़ा बखत हगड़ लोकोक्ति का भावार्थ है। शादी के समय बाहर जाना, ये गलत हो जाएगा। शादी के लिए तैयार ना, ये भी गलत हो जाएगा। काम के समय सामान ढूंढना, ये आपका बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आज आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को भी हम पूरा कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, जो भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को एक अलग से पन्ने में नोट करना है, और फिर उन पर आपको क्यों गलत हुए करके उन पर एक बार अच्छे से आपको पढ़ना है, वो टॉपिक और पढ़ना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका बेहतर से बेहतर आप होते जाएंगे। ठीक है, वरना आप लोग प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे तो कोई चेंजेस आपको आने वाला नहीं है। ठीक है, जब तक आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप अलग से तैयारी नहीं करते हैं, तो तब तक आपके पेपर हमेशा इस तरीके से खराब जाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के जो जो क्वेश्चन गलत है उनको एक बार दोबारा से देखिए और फिर आप आगे बढ़िए। ठीक है, और देखो अब बाकी 100 क्वेश्चन आपके कितने नंबर आ रहे हैं करके आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, कितने आप लोगों ने सही किए, कितने आप लोगों ने गलत किए हैं, तो ये सब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तभी अपने आप को टाइम आप दे रहे हो तो थोड़ा बहुत मेहनत तो आप लोग कर ही रहे हो, तो थोड़ा और अपने आप को इम्प्रूव आपको करने की जरूरत है। ठीक है, और अब आज की क्लास में हम इतना सब कुछ देख चुके हैं, बाकी आप लोग क्लास को भी देखिएगा और थोड़ा बहुत आप लोग सपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि मेहनत पेपर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, 35 पन्नों के पीडीएफ, 35 पन्नों के पीडीएफ बनाने में आप लोग सोच सकते हो मुझे कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, पहले खुद ही क्वेश्चन ढूंढने हैं, फिर उनके आंसर करने हैं, उसके बाद फिर आंसर के टिक करने हैं, और जल्दीबाजी में कहीं पर अगर कोई ऑप्शन आगे पीछे हो जाता है फिर आप लोग कमेंट करो, कमेंट में कोई लोग गाली भी दे देता है, कहते हैं क्या किया है, ए का होता है, बी होता है, कुछ आता नहीं है, आ जाते हैं यूट्यूब में, इस तरीके का। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, बाकी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो अगला प्रैक्टिस अगले संडे को कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।